हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल आयुष मैथ्स पे। वीडियो लेक्चर नंबर 6 वेन डायग्राम। एक नया टॉपिक 11th में नया टॉपिक है, चैप्टर ही नया है वेन डायग्राम। इससे पहले 5 लेक्चर में बना चुका हूं और जिसके अंदर इक्वल सेट, यूनिवर्सल सेट, पावर सेट, सबसेट क्या होते हैं और बेसिक रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, ये सब हमने कर लिया है। अब आता है नया टॉपिक वेन डायग्राम। वेन डायग्राम की क्यों जरूरत है? वेन डायग्राम की जरूरत है जब हम सेट को रिलेट करते हैं। ठीक है, एक सेट को दूसरे सेट से रिलेट करते हैं तो उसको जरूरी नहीं कि हम लोग डायग्राम की जरूरत है, बट डायग्राम में भी हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वेन डायग्राम की शुरुआत या तो वेन डायग्राम दिया एक इंग्लिश लॉजिशियन जॉन वेन ने। जॉन वेन ने दिया, इसके लिए उनका नाम पे ही वेन डायग्राम बन चुका है और नाम रखा गया है। असल में वेन डायग्राम होता क्या है? वेन डायग्राम होता है दो फिगर्स का। दो फिगर्स मेनली जो होते हैं, एक यूनिवर्सल सेट के लिए दिखाया जाता है और दूसरा यूनिवर्सल सेट के अंदर जो सेट पढ़ते हैं उनके एलिमेंट्स, यानी यूनिवर्सल सेट के अंदर जो सेट पढ़ते हैं वो यूनिवर्सल सेट के लिए उसके सबसेट क्यों है। तो अब यूनिवर्सल, इसके लिए दो हम लोग फिगर यूज करते हैं। एक होता है रेक्टेंगल, एक होता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को हम लोग यूनिवर्सल सेट के लिए डिनोट करते हैं। रेक्टेंगल को हम लोग यूनिवर्सल सेट के लिए डिनोट करते हैं। ठीक है, ऐसे यूनिवर्सल सेट के लिए। अब दूसरा, ये जो रेक्टेंगल हो गया, ये किसको डिनोट करता है? यूनिवर्सल सेट के लिए। यूनिवर्सल सेट मतलब सारे सेट का माई बाप कह सकते हैं, जिसके अंदर सारे सेट आते हैं अंदर, वो हो जाता है यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट के अंदर कोई सेट अगर है तो यानी वो सेट यूनिवर्सल का क्या हुआ? सबसेट हुआ। सबसेट होगा क्योंकि इसका जो एलिमेंट रहेगा वो तो यूनिवर्सल सेट के अंदर फॉल करेगा ही। मान लो जैसे कि यूनिवर्सल सेट हमको 1 to 10 दे दिया, ठीक है, 1 2 अप टू 10 दे दिया, और इसके अंदर मान लो यूनिवर्सल सेट के अंदर ही कोई सेट ए है, उसके अंदर हो गया 2 7 9। ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो क्या ए यूनिवर्सल सेट का सबसेट नहीं है? क्योंकि जो ए के एलिमेंट हैं वो यूनिवर्सल सेट में ऑलरेडी है, 1 to 10 है, और 1 to 10 में से ए में 2 7 9 है। तो इसी को बोला जाता है कि ए सबसेट हो जाता है यूनिवर्सल सेट का। अब सबसेट को कैसे दिखाते हैं? सबसेट को दिखाते हैं सर्कल से, इस तरीके से सबसेट को दिखाते हैं सर्कल से। मान लो मैंने यहाँ ए ही ले लिया, ठीक है, तो यानी यूनिवर्सल सेट ये हो गया पूरा रेक्टेंगल। यूनिवर्सल को रेक्टेंगल में दिखाते हैं और उसके अंदर जो सेट पड़े रहते हैं उनको सर्कल्स में दिखाते हैं। फॉर सपोज अभी यही ले लिया हमने, ठीक है, 1 to 10 दे दिया। अब इसके अंदर हम लोग लिख देते हैं, हम पूरा यूज करेंगे, पूरा फिगर को यूज करेंगे। पूरा क्या हो गया? इसी को बोलते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम की जरूरत होती कहां पर है? अभी आगे हम लोग ऑपरेशन ऑफ सेट्स पढ़ेंगे, जिसके अंदर यूनियन सेट, यूनियन ऑफ सेट आएगा, फिर इंटीग्रेशन, सॉरी, ये आएगा अपना एक यूनियन सेट हो गया, फिर कॉम्प्लीमेंट सेट आगे पढ़ेंगे, उसके बाद अपना डिफरेंस ऑफ सेट हो जाएगा, फिर ये आता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट आ जाएगा। तब इसके अंदर हम लोगों को बोलेगा, जैसे कोई क्वेश्चन भी दे देगा, सिंपल दे देगा, इसका यूनियन निकालो, इसका इंटरसेक्शन निकालो, इसका डिफरेंस निकालो, और क्वेश्चन दे दिया कि निकालने के बाद इसको दिखाओ वेन डायग्राम में कि वो कैसा होगा, तब इसकी जरूरत पड़ेगी। इसकी ज्यादा जरूरत है नहीं, अगर क्वेश्चन में दे दिया तब हमको इसकी, लेकिन कॉन्सेप्ट आना जरूरी है कि वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं। सो इसी को पूरा वेन डायग्राम कहा जाता है। वेन डायग्राम मतलब ये यूनिवर्सल सेट और उसके अंदर आने वाला सबसेट, इसको सबसेट ही कहा जाएगा। यूनिवर्सल के लिए सबसेट ही हो जाएगा, भले ही अलग से सेट है लेकिन यूनिवर्सल के लिए सबसेट ही हो जाएगा। सो एक एग्जांपल इसी में ले लेते हैं। सपोज 1 to 10 लिखना है तो हम लोग ये पूरा फिगर यूज करेंगे, इसके अंदर भी कुछ लिखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ 1, पहले इसका सबसेट का लिख देते हैं, 2 7 और 9, ये 3 एलिमेंट मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, 2 7 और 9। तो बाकी बचा 1 5 4 8 6, कहीं भी लिख दो, कहीं भी 3, देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, हो गए 10 पूरे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब इस चीज को इस तरीके से दिया है, ठीक है, तो इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है।
तो ये क्या हो गया, ये इसका हो गया सबसेट, ये इसका हो गया सबसेट, और ये यूनिवर्सल सेट। अब जरूरी नहीं कि सिर्फ इतना ही दिया जाए, सबसेट का भी सबसेट होता है, पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में, सबसेट का भी सबसेट होता है। कैसे, वो एक एग्जांपल दिया हुआ है हमको, एग्जांपल 13 शायद है इसके अंदर, एनसीईआरटी में एग्जांपल 13 दिया हुआ है। पहले चाहे तो आप इसको कॉपी कर लीजिए, उसके बाद उसको और डिटेल में थोड़ा पढ़ाता हूँ। सो ये डायग्राम देखिए, रेक्टेंगल सेट हो गया हमारा, ये रेक्टेंगल शेप यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट के अंदर दो सेट दिए हुए हैं, सेट बी एंड सेट ए। ये सर्कल, इनर सर्कल जो सबसे अंदर वाला छोटा सर्कल है वो सेट ए हो गया, उससे बड़ा सर्कल सेट बी हो गया। और ये सेट ए और सेट बी किसके अंदर फॉल कर रहे हैं, किसके अंदर है, पूरा यूनिवर्सल सेट के अंदर। अब अगर हम लोग यूनिवर्सल सेट लिखेंगे यहाँ पर, तो इस फिगर में से यूनिवर्सल सेट हमको क्या दिखा है कि हम लोगों का ये फिगर के अंदर भी जो है, फिगर के अंदर भी जो एलिमेंट है वो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट हुए ना, क्योंकि जो फिगर है वो यूनिवर्सल सेट के अंदर है, यानी इसके फिगर भी हम लोग यूनिवर्सल सेट में डालेंगे तो 1 2 3 so on up to 10 दिख रहा है मेरे को, 10 तक नंबर है। अब देखा जाए तो अब यूनिवर्सल सेट छोड़ो, अब यूनिवर्सल सेट छोड़ो, अब बी और ए को देखो, तो अब बी के अंदर ए सेट है, बी के अंदर एक सेट है, सॉरी, अब बी के अंदर एक सेट ए है, तब ए के लिए बी का यूनिवर्सल सेट हो गया, क्योंकि अब बी के अंदर सेट ए है। तो मान लो मैंने ए लिखा है, ए है हमारा 9 6 एंड 10, ठीक है, 9 6 एंड 10। तो बी के एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 2 3 8 9 6 एंड 10। क्यों मैंने ऐसा लिखा, तो बी के अंदर तो हमको दिख रहा है 8 2 और 3 है, तो 9 6 10 कहां से आया। अब जैसे हमने देखा यूनिवर्सल सेट हमने ये बनाया रेक्टेंगल, अब उसके अंदर एक सेट है बी, उसके अंदर सेट है ए, तो ये ए और बी सेट किसके अंदर फॉल कर रहे हैं, पूरा यूनिवर्सल सेट के लिए, यानी इन दोनों के लिए, ये ए के लिए और बी के लिए, ये ए और बी के लिए पूरा यूनिवर्सल सेट हुआ, इसके एलिमेंट भी पूरे यूनिवर्सल सेट में काउंट होंगे कि नहीं होंगे। अब ये तो यूनिवर्सल सेट की बात होगी, अब आते हैं बी पे, तो जब बी यहाँ पर बड़ा सर्कल है वो बी है हमारा, तब बी के अंदर ए फॉल कर रहा है, बी के अंदर ए फॉल कर रहा है, यानी बी के अंदर ए है, तब ए के लिए सिर्फ ए, पर्टिकुलर ए के लिए मैं बात कर रहा हूं। अगर हम लोग बी ए की बात करें तो यूनिवर्सल सेट पूरा ही होगा, अब पर्टिकुलर ए की बात करें सिर्फ ए की, तो उसके लिए बी यूनिवर्सल सेट हो गया, यानी ए का एलिमेंट जितना होगा वो बी में आना ही चाहिए। यूनिवर्सल सेट का मतलब यही होता है ना कि अगर दो सेट दिए हुए हैं तो उनके अंदर जो एलिमेंट फॉल करते हैं उनका जो पूरा सम बनता है, मतलब पूरा जो एलिमेंट हम लोग पेयर करके बनाते हैं, पूरा सीरीज बनाते हैं, वो यूनिवर्सल सेट बनाता है। यानी अब ए के एलिमेंट बी के अंदर फॉल करेंगे, इसके लिए मैंने ऐसा लिख दिया। तो अगर हम लोग बात करें यूनिवर्सल सेट के लिए, वापस आ जाते हैं, यूनिवर्सल सेट के लिए बात करें तो क्या ए एंड बी उसके सबसेट हुए, यूनिवर्सल सेट के अंदर ए और बी दोनों सेट पढ़ रहे हैं, तो यूनिवर्सल सेट के लिए दोनों ए बी मतलब ए और बी दोनों सबसेट हुए, क्योंकि इनके एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में आ गए हैं। प्लस 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 और एक, तो क्या ए, अब सिर्फ इस फिगर की बात करो, इसको भूल जाओ, ये तो बात हो गई यूनिवर्सल सेट के लिए, तो ए और बी इसके दोनों सबसेट हुए, क्योंकि ए और बी के एलिमेंट यू में पढ़ रहे हैं, यू में हैं, यानी ये दोनों इसके लिए सबसेट हुए। अब बी की बात करें तो क्या ए बी का सबसेट है, यस, क्योंकि ए के एलिमेंट बी में है, क्योंकि अब ए के लिए बी उसका यूनिवर्सल सेट हो गया, तो ए के एलिमेंट बी में डेफिनेटली होंगे, यूनिवर्सल सेट है तो डेफिनेटली होंगे। तो क्या हमको ये दो रिजल्ट मिल रहा है कि यूनिवर्सल सेट के लिए ए और बी दोनों सबसेट है और बी के लिए सिर्फ ए सबसेट है, तो ये भी ए के लिए यूनिवर्सल सेट है और इन दोनों के लिए ये यूनिवर्सल सेट है। इसी चीज को कहा जाता है, यही चीज देता है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम रिलेशन बताता है, दो सेट के रिलेशन को दिखाने के लिए हम लोग ये यूज करते हैं। सो कॉपी डाउन कर, वैसे ये इलस्ट्रेशन दिया हुआ है किताब में, लेकिन तो भी अगर डिटेल्स में मैंने थोड़ा चेंज किया है, वहां पर बी को ए का सबसेट बताया, मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया थोड़ा। कॉपी करना कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। सो
वेन डायग्राम के बाद अगला टॉपिक हमारा है ऑपरेशंस ऑफ सेट्स। अब सेट्स पे ऑपरेशन, जैसे कि हम लोग जब नंबर्स पे ऑपरेशंस लगाते थे तो एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, वैसे सेट्स पे भी कुछ ऑपरेशंस तो लगते हैं। जैसे पहला ऑपरेशन लगता है यूनियन, ठीक है, यूनियन सेट लिख दो, यूनियन सेट। दूसरा लगता है इंटरसेक्शन सेट, इंटरसेक्शन सेट। तीसरा लगता है डिफरेंस सेट, डिफरेंस ऑफ अ सेट या डिफरेंस सेट का। इसके अलावा एक और होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, लेकिन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट इस लेक्चर के बाद मैं एक और लेक्चर बनाऊंगा जिसके अंदर 1.4 एक्सरसाइज है, जिसमें यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस और वेन डायग्राम को यूज करके न्यूमेरिकल्स हैं। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट सेट का जब वीडियो आएगा तब उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल यही तीनों आप एक बार कर लीजिए। नाम से ही क्या पता चल रहा है यूनियन से? नाम से ही हो रहा है कि कुछ ऐड होगा। यूनियन बनाना, यूनियन मतलब इकट्ठा करना, कुछ यूनियन बनाना मतलब कुछ इकट्ठा करना, नाम से पता चल रहा है कुछ ऐड करना। इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है? जब कोई दो लाइन एक ही जगह पर मीट करें तो एक कॉमन पॉइंट बनता है। मान लो ये लाइन यहां से आई है, ठीक है, ये लाइन यहां से आई है, तो एक ये कॉमन पॉइंट बनता है जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं। कॉमन पॉइंट सीपी लिख रहा हूं, कॉमन पॉइंट मतलब सीपी, मैंने ऐसे लिख दिया है। तो ये कॉमन पॉइंट बन रहा है, ये हो गया इंटरसेक्शन सेट। अब डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा इसको पढ़ने में। डिफरेंस ऑफ सेट का मतलब तो सारी सी बात है, दो सेट को अगर हम लोग माइनस करते हैं उनके एलिमेंट्स को तो बचता जो है वो हमारा डिफरेंस ऑफ सेट निकलता है। तो अब डिटेल में एक एक को पढ़ेंगे, यूनियन सेट, इंटरसेक्शन सेट और डिफरेंस सेट को। तो अब बारी आई डिटेल में पढ़ने की ऑपरेशंस ऑफ सेट। पहला दे दिया है यूनियन सेट, ठीक है। अब यूनियन सेट यहाँ पर किताबी में, जो किताब में लिखा हुआ स्टेटमेंट लिखा है, लेकिन एग्जांपल से मैं ज्यादा क्लियर करवाऊंगा। यूनियन सेट में लिखा है कि कंसिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ ए एंड ऑल एलिमेंट ऑफ बी एंड कॉमन पॉइंट, यहाँ पर सॉरी पॉइंट रह गया, एंड कॉमन पॉइंट बीइंग टेकन वन। डेफिनेशन से कुछ पता ज्यादा नहीं चलेगा, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल, एक और चीज यहाँ बताना रह गया यहाँ पे कि यूनियन सेट को डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाय इस तरीके से, ठीक है, एक यू। ये थोड़ा इटैलिक, क्वेश्चन में इटैलिक दिया रहेगा, तो थोड़ा सा पतली लाइन में यू टाइप रहता है। इसको यूनिवर्सल सेट मत समझ लेना, इसका मतलब होता है यूनियन, यूनियन मतलब इकट्ठा करना। अब एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास ए दे दिया है, ठीक है, 1 to 5 लेते हैं, ठीक है, 1 to 5, 1 2 3 4 एंड 5। एंड हमारे पास सेट बी है, सेट बी के अंदर हम लोग ले लेते हैं 4 5 6 7 8 एंड 9 ओ, ठीक है। सेट ए जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 एंड सेट बी जिसके अंदर है 4 5 6 7 8 9। अब क्वेश्चन क्या दे दिया यहाँ पर? क्वेश्चन हमको दिया है फाइंड ए यूनियन बी। ये हमको क्वेश्चन दे दिया, फाइंड ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी यहां से क्या पता चल रहा है कि कंसिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट, यानी दो सेट का यूनियन निकालो तो तुमको एक तीसरा सेट ही मिलेगा। उसको तीसरा सेट भी दे सकते हो, ठीक है। मान लो इसको ए यूनियन बी निकालो तो तीसरा सेट हमारा बन जाएगा सी। कुछ और ही एलिमेंट बनेगा उसके अंदर, कुछ इसके अंदर और ही एलिमेंट बनेगा ए यूनियन बी, तो एक सेट सी। ओके, तो फाइंड आउट करते हैं कंसिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए। तो सबसे पहले सी लिख दो, कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अंदर सी है तो यहाँ डी भी ले सकते हैं, ई भी ले सकते हैं। ऑल एलिमेंट ऑफ ए, तो पहले लिखेंगे 1 2 3 4 एंड 5। ओके, तो ए के सारे एलिमेंट नोट डाउन कर दिए। अब बारी है बी की एलिमेंट, लेकिन यहाँ पर क्या दिया, कॉमन पॉइंट एक बार दिया जाएगा। इनके बीच में कॉमन पॉइंट कौन सा है, कॉमन का एलिमेंट कौन सा है? 1, लेकिन 1 नहीं है। कॉमन मेरे को दिख रहा है 4 और 5, इसमें भी 4 5 है। एक बार लिखेंगे उसको, 4 5 एक बार लिख दिया। अब आगे बढ़ जाओ, यहां से लिखो सीधा 6 7 8 एंड 9। ये बन गया हमारा
तीसरा सेट। यूनियन का मतलब ये होता है कि दो हमको सेट दिए रहेंगे, उसके अंदर सेट ए के जितने भी, मान लो दो सेट है ए और बी, तो सेट ए के एलिमेंट पूरा नोट डाउन कर दो, सेट बी के भी, और कॉमन पॉइंट एक बार ही लिखना है। जैसे कॉमन पॉइंट इसमें 4 5 था, तो मैं यहाँ पे दोबारा 4 5 तरह बस 6 7 नहीं करूंगा, 4 5 दोनों में आ रहा तो एक बार ही लिखा जाएगा, 4 5 6 7 8 9 ऐसे आगे बढ़ गए। इसको बोला जाता है यूनियन सेट। एक और एग्जांपल लेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। सो इस बार मैंने कुछ वेरिएबल्स लिए यहाँ पर। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है, वापस से फाइंड ए यूनियन बी। ठीक है, तो सबसे पहले देख लो सी और डी, सॉरी सी और डी ले लेना है। यहाँ पर बी भी ले सकते हैं, लेकिन सी और डी ज्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन लगेगा। सी और डी दो सेट दिए हुए हैं, उसके अंदर वेरिएबल है। तो सबसे पहले हम लोगों को डायरेक्ट चालू नहीं कर देना है, पहले देखना है कॉमन पॉइंट इसमें से कौन सा है। ठीक है, इसमें से जरूरी नहीं तो कॉमन पॉइंट यहाँ बीच में ही आए, यहाँ सॉरी एंडिंग पे आए या पहले पे आए, बीच में भी कहीं कॉमन पॉइंट इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है। मैं भी बताता हूँ, ए है, ए है, ई है, ई है, आई ओ यू बी सी डी, यानी कॉमन पॉइंट ए और ई होगा। यानी इस कॉमन पॉइंट को हम लोग लिखेंगे, तो मान लो सी और डी को यूनियन करके तो हमको एक नया मिलता है ई, नया सेट मिल जाता है ई। ए लिखा, ई लिखा, कॉमन पॉइंट लिख दिया, एक बार ही लेंगे। उसके बाद आगे बढ़ो, सेट ए का लिख देंगे पहले, सेट सी का लिख देंगे पूरा एलिमेंट, उसके बाद सेट डी का, बी सी डी। ठीक है, बी सी डी, और ये बन गया ए यूनियन, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन ए यूनियन बी नहीं आएगा, फाइंड सी यूनियन डी। सेट चेंज किया था, सी यूनियन डी। तो सी यूनियन डी हमने बनाया, तो कॉमन पॉइंट एक में लिख दिया, एक बार लिख दिया, और सारे एलिमेंट को ऐसे नोट डाउन कर देना, सीधा कॉपी डाउन कर देना। कॉमन पॉइंट आ रहा है, एक बार लिखो, आगे बढ़ो, ये हमारा नया सेट बन गया। ओके, तब आते हैं कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन सेट। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज जो 5 प्रॉपर्टीज हैं, ये हमको प्रूफ करने के लिए दे सकता है। प्रूफ करने के लिए आगे के क्वेश्चन जब हम आगे एक्सरसाइज करेंगे तो प्रूफ करने के लिए दे सकता है। तो ये है क्या, प्रॉपर्टी नंबर 1, कॉम्पिटिटिव लॉ जानते हैं। अगर हम लोग कोई दो चीज को निकाल रहे हैं तो उसका अगर रिवर्स करेंगे तो भी इक्वली आएगा। जैसे ए यूनियन बी निकाल रहे हैं और बी यूनियन ए निकाल रहे हैं, तो इनका जो रिजल्ट आएगा वो दोनों इक्वल ही रहेगा। इसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव लॉ। ठीक है, ये सिंपल है कि अगर मान लो ए सेट ए दे दिया, सेट बी दे दिया, और बोला उसका यूनियन निकालो, जैसे पिछले एग्जांपल में किया था। फिर उसका बोला कि उसका बी यूनियन ए भी निकालना है और कंपेयर करना है कि ये दोनों कम्यूटेटिव लॉ हैं। अगर हाँ ये दोनों के इक्वल आ गए हैं, कम्यूटेटिव लॉ हैं। फिर सेकंड है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में जैसे कि ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी ए यूनियन बी निकालो, इसका जो एलिमेंट हमको बाद में मिलेगा, यानी जो अलग सेट मिलेगा, उसका यूनियन सी निकालोगे, और नेक्स्ट बी यूनियन सी पहले निकाल के जो इसका सेट मिलेगा, जो दूसरा सेट मिलेगा इसका यूनियन निकालने के बाद, उसका यूनियन ए करोगे, तो ये दोनों इक्वल आएंगे। इसको बोला जाता है एसोसिएटिव लॉ। इसके प्रूफ हम लोग देखेंगे जब आगे क्वेश्चन आएगा तो ज्यादा क्लियर होगा, है सिंपल ही, एक बार में समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है ए यूनियन नल। नल सेट का मतलब कोई भी किसी भी सेट में एलिमेंट है ही नहीं। जब किसी भी सेट में एलिमेंट है ही नहीं तो जाहिर सी बात है कि हमको सीधा वही सेट मिलेगा जिसके साथ हम लोग इसका यूनियन निकाल रहे हैं। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी। सेम यूनियन निकलेगा, सेम सेट ही मिलेगा। ए यूनियन नल सेट विल गिव द ए ओनली। नेक्स्ट है आइडेंपोटेंट लॉ कहा जाता है जब ए यूनियन ए, यानी ए यूनियन दिया है उसका भी ए ही निकालोगे, ए के साथ ही यूनियन निकालोगे तो ए ही मिलेगा। ये भी, इसका भी प्रूफ अभी हम लोग आगे देखेंगे, आगे के क्वेश्चंस में। है सिंपल, चलो इसका बता देता हूं। ये दोनों तो हम लोग आगे देखेंगे, इसका आपको पता है नल सेट होगा तो वही मिलेगा। अब मान लो इसका दे दिया हमको, ए दे दिया 1 और 2, ठीक है। अब बोल रहा है ए यूनियन ए निकालो, तो चाहे आप इसको सीधा ऐसे निकाल दो या दो पार्ट में तोड़ दो। मैंने दो पार्ट में तोड़ दिया, 1 और 2, ठीक है। तो क्या बोला है, ए ही मिलना चाहिए। तो हमको पता है, मान लो ए यूनियन ए निकाला और ए लिखा, तो सीधा पहले ए का कॉपी डाउन कर दो। फिर कॉमन पॉइंट देखो, दोनों में कॉमन पॉइंट 1 और 2 ही है, तो कॉमन पॉइंट एक बार ही लिखा जाता है, यानी जाहिर सी बात है एक इक्वल आ गया।
ए यूनियन ए विल गिव ए ओनली, उसको बोलता है एडमपोर्टेंट लॉ। एंड लास्ट है कि यूनिवर्सल, अब ये यूनिवर्सल है और ये यूनियन है, यूनिवर्सल यूनियन ए तो यूनिवर्सल ही मिलेगा, क्योंकि पता है कि ए कोई सेट है जो यूनिवर्सल के अंदर है, अगर इन दोनों का यूनियन निकालेंगे तो हमको यूनिवर्सल ही मिलेगा, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ यूनिवर्सल। ये 5 प्रॉपर्टीज थी। अभी धीरे जैसे हम लोग इंटरसेक्शन और डिफरेंस ऑफ सेट पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी 5 प्रॉपर्टी या 4 प्रॉपर्टी हमको देखनी पड़ेगी और याद करनी पड़ेगी। सिमिलर है, बस थोड़े बहुत इधर उधर हो। ओके, नेक्स्ट मैं आपको यही बता ही दे रहा हूँ यही साइड में कि यूनियन को वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। यूनियन को वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। यूनियन को वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ए यूनियन बी बोला गया, हमको निकालना है ए यूनियन बी। तो सिंपल सी बात है, पहले हम लोग बनाएंगे यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अब हमको सिर्फ ए यूनियन बी पे फोकस करना है। हम लोग बनाएंगे 2 सेट। ए यूनियन बी का मतलब ये जॉइंट होना चाहिए, ए यूनियन बी का मतलब जॉइंट होना चाहिए। तो ए यूनियन बी मतलब जो ए है ये बी है, यानी इसके पूरे एलिमेंट प्लस ये कॉमन, ये जो बीच में होता है ना, ये कॉमन पॉइंट आता है, ए यूनियन बी का कॉमन पॉइंट आता है बीच में। तो ये क्या होगा, सारे कवर हो जाएंगे, एक भी छूटेगा नहीं, यानी जो पूरा सर्कल है ये कवर हो जाएगा। इसी को बोलते हैं यूनियन को वेन डायग्राम में बताना। बीच में जो ये मैंने ओवल शेप में ऐसे बनाया था, ये क्या होता है, कॉमन पॉइंट, यानी इन दोनों को जब मिक्सअप करोगे नीचे बीच में जो कॉमन पॉइंट आता है उसको हम लोग ओवल शेप से दिखाते हैं, इसी को वेन डायग्राम में किया जाता है। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेशन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। अब जैसे यूनियन में हम लोग सारे एलिमेंट को काउंट करते थे और साथ में कॉमन पॉइंट को भी काउंट करते थे, लेकिन इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन पॉइंट को काउंट करेंगे। इससे इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कोई 2 लाइन एक साथ इंटरसेक्ट करती है इस पॉइंट को, तो हम सिर्फ इसी पॉइंट को लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ले ले रहे हैं, इसको डिनोट किया जाता है जैसे यूनियन का, लिख दे रहा हूं डिनोटेड बाय, यूनियन को इंटरसेक्शन को इस तरीके से, यूनियन का उल्टा इंटरसेक्शन को इस तरीके से दिखाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ले ले रहे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल ले रहे हैं वही ए वाला 1 to 10 में, 1 2 3 4 5, ओके। एंड दूसरा सेट ले लिया बी में दे दिया 4 5 6 7, इसका ले लें। तो अब हम लोगों को क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी। तब ए इंटरसेक्शन बी में हम पूरा एलिमेंट काउंट नहीं करते, दोनों एलिमेंट में कॉमन पॉइंट क्या आता है सिर्फ वही काउंट करते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी मान लो बनाया कोई सेट सी, ठीक है, कोई सेट सी बनाया, तब इसके अंदर कॉमन पॉइंट ढूंढो क्या है, इसमें 4 5 है, इसमें भी 4 5 है, तो ए इंटरसेक्शन बी हो गया हमारा 4 5, सिर्फ हम कॉमन पॉइंट लेते हैं। जबकि यूनियन में क्या होता है कि सारे एलिमेंट को भी कॉपी डाउन करते हैं और साथ में कॉमन पॉइंट को भी लिखते हैं, लेकिन इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन पॉइंट को लेते हैं। चलो एक और एग्जांपल यहीं पे ले रहे हैं, जैसे एग्जांपल इस बार सी ले रहे हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक है, एंड डी हमको दे दिया आई ओ सी डी बी, ये दे दिया। अब यहाँ पर भी हमको यही सेम क्वेश्चन पूछा, ए इंटरसेक्शन डी निकालो, अरे सी इंटरसेक्शन डी निकालो। तो सी इंटरसेक्शन डी मान लो ई बना रहे हैं, ठीक है, कोई सेट ई बना रहे हैं नया, तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन पॉइंट होगा, और सिर्फ कॉमन पॉइंट ही लिखो, बाकी एलिमेंट को छोड़ दो, सिर्फ कॉमन पॉइंट। तो इसके अंदर कॉमन पॉइंट क्या दिख रहा है, आई और ओ इसमें भी है, आई ओ इसमें भी है, बाकी कोई कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो सिर्फ इसका आंसर आएगा आई और ओ। इस तरीके से दिखाया जाता है। नेक्स्ट यहीं पर मैं बता दे रहा हूं कि इसको अगर वेन डायग्राम में तीनों दिखाया जाए तो कैसे दिखाया जाता है, फिर इसकी भी प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं। इंटरसेक्शन को वेन डायग्राम में कैसे दिखाया जाता है।
एक यूनिवर्सल सेट बनाएंगे और दो एलिमेंट इस तरीके से ए और बी मान लो दिया, कोई ए में कोई सेट दे दिया है, कोई एलिमेंट दे दिया है और बी में कोई एलिमेंट दे दिया है, तो इनके बीच का जो कॉमन पॉइंट है सिर्फ इसको हाईलाइट करेंगे, क्योंकि हम सिर्फ क्या करते हैं इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन पॉइंट ही लेते हैं, यानी ये होगा हमारा आंसर, ये होगा हमारा आंसर। इनके बीच में जो आ रहा है कॉमन पॉइंट सिर्फ उसी को कंसीडर करते हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स को छोड़ दें। अब एक और टर्म इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में मिलता है, मान लो एक एग्जांपल ले लो, पहले बताता हूँ फिर क्या बोलते हैं उसको। मान लो हमारे पास सेट ए दे दिया है, उसके अंदर हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4, और दूसरा सेट है हमारे पास बी, उसके अंदर दे दिया 5 6 7। ठीक है, अब हमको यहाँ पर बोल दिया, क्वेश्चन ये दे दिया है कि हमको ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है कॉमन पॉइंट लो, इसमें 1 2 3 4 है, इसमें 5 6 7 है, यानी कॉमन पॉइंट है ही नहीं, यानी ये नल हो गया, यानी इसका कोई कॉमन पॉइंट मान लो ये बना रहा है ई। ठीक है, ई यानी क्या मिला हमको कॉमन पॉइंट, नल, कोई कॉमन पॉइंट है ही नहीं। तो अब इसको वेन डायग्राम में कैसे दिखा दोगे, जब कोई कॉमन पॉइंट बनता ही नहीं है तो जो अंदर जो सर्कल्स होते हैं ना वो अलग अलग होते हैं, साथ में जुड़े नहीं होते हैं। ये हो गया ए और ये हो गया बी, एक अलग एलिमेंट और ये दोनों अलग से। ठीक है, तो जुड़े नहीं रहते, जब कोई कॉमन पॉइंट ना मिले तो जुड़े नहीं रहते हैं, इस चीज को बोला जाता है डिसजॉइंट, इस चीज को कहा जाता है डिसजॉइंट ऑफ अ सेट। जब इंटरसेक्शन हमको कोई ना मिले, नल मिल जाए, तो दोनों सर्कल जुड़े नहीं रहते, उसको बोला जाता है डिसजॉइंट ऑफ अ सेट। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। ये दोनों यूनियन और इंटरसेक्शन में सेम है, बस क्या होगा, इन यूनियन की जगह इंटरसेक्शन की साइन आ जाएगी और बाकी लॉ सेम है। फिर यहाँ पर आ जाते हैं, अगर नल सेट और इंटरसेक्शन ए सेट निकालेंगे तो नल ही मिलेगा, क्योंकि पता है किसी का भी इंटरसेक्शन, अगर ए का इंटरसेक्शन नल के साथ निकालेंगे, जब इसका कोई एलिमेंट है ही नहीं तो हमको कोई इंटरसेक्शन मिलेगा नहीं, कॉमन पॉइंट निकलेगा नहीं, तो नल हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर यूनियन का इंटरसेक्शन ए से निकालेंगे तो जो ए के एलिमेंट हमको बचेंगे ना वही हमको कॉमन पॉइंट की तरीके से निकलेंगे और वही हमारा आंसर होगा। इसका भी प्रूफ हम आगे क्वेश्चन में देखेंगे। इसको बोला जाता है लॉ ऑफ यूनिवर्सल, इसको, और लॉ ऑफ नल इसको कहा जाता है। फोर्थ पॉइंट है, अगर ए इंटरसेक्शन ए निकालेंगे तो ए ही निकलेगा, क्योंकि उसी के अंदर कॉमन पॉइंट भी निकलेगा और पूरा सेट ही हमको वही मिलेगा, वही कॉमन पॉइंट ही मिलेगा, पूरा सेट ही कॉमन पॉइंट बन जाएगा। और ये थोड़ा मेन है, अगर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकालते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यानी बी यूनियन सी, एक हमको कोई भी मिलेगा दूसरा सेट, और उसके साथ ए इंटरसेक्शन निकालेंगे तो फिर हमको कोई एक नया सेट मिलेगा। वैसे इस राइट हैंड साइड देखो, अगर हम लोग ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं तो हमको कोई नया सेट मिलेगा, फिर कॉमन पॉइंट के साथ कोई नया सेट मिलेगा, और ए यूनियन सी निकालते हैं तो उसके साथ भी कुछ नया सेट, ए इंटरसेक्शन सी निकालते हैं तो उसके साथ भी कोई नया सेट मिलेगा, फिर इन दोनों सेट का यूनियन निकालेंगे तो इसके इक्वल आ जाएगा। इसको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसके भी प्रूफ हम लोग आगे क्वेश्चंस में दिखेंगे, अभी नहीं, सिर्फ प्रूफ इतना ही बता दे रहा हूं। फिर अगले टाइप पे बढ़ते हैं। तो ये थर्ड टाइप, डिफरेंस ऑफ अ सेट। डिफरेंस ऑफ अ सेट का मतलब डिफरेंस से पता ही चल रहा है कि एक सेट को दूसरे सेट से माइनस करना। यहाँ पर दिया है द सेट ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग्स टू ए बट नॉट बिलोंग्स टू बी। अगर ऐसा दिया हो हमको a माइनस बी, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो हमारा एक आएगा। ठीक है, एक आएगा कि जो एलिमेंट बचा है वो ए में होना चाहिए बट बी में नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, हमको यहाँ पर सेट ए दे दिया 1 2 3 4 5 6, ठीक है 6, और बी एलिमेंट दे दिया 2 4 6 एंड 8, और क्वेश्चन क्या दे दिया, डिफरेंस निकालो यानी फाइंड ए माइनस बी, ये क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व किया तो हमको नया सेट मिलेगा, मान लो हमने उसको मान लिया सी, तो a माइनस बी यानी a के जितने एलिमेंट है उसको b से माइनस कर दो, यानी a के एलिमेंट जो है और b के एलिमेंट जो कॉमन है निकाल दो,
बाकी जो ए में बचेंगे उसको सीधा डाल दो। क्या बचेगा, जैसे मैंने 2 इसमें है, 4 है, 6 है, 2 है, 4 है, 6 है, इनको निकाल दो। तो सिर्फ ए के एलिमेंट लिखना है, बी के जो 8 बचे हैं उसको नहीं लिखना है, सिर्फ ए का लिखना है, क्योंकि हमको निकालना है ए माइनस बी। ए माइनस बी मतलब ए के एलिमेंट में से बी को माइनस करो, फिर जो एक्स्ट्रा ए में बचा है उसको लिख दो, वही तुम्हारा आंसर होगा। क्या बचेगा, 1, 3 एंड 5, ये सी बचा। अब उसी में दूसरा पार्ट दे दिया होता कि b माइनस ए निकालो, ठीक है, b माइनस ए निकालो। इस बार दूसरा सेट हमको मान लो मिल गया b माइनस ए, b माइनस यानी 2, 4, 6 इसमें से निकाल दो, 2, 4, 6 इसमें से निकाल दो। तो अब जो b के अंदर जो एलिमेंट बचेगा वो हमारा आंसर होगा। जैसे ये 8, तो हम देख सकते हैं c इज नॉट इक्वल टू d, c इज नॉट इक्वल टू d। ये अक्सर हमको देखने को मिलेगा कि ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। क्वेश्चन सिंपल है, अगर a माइनस बी बोला यानी जो कॉमन एलिमेंट इन दोनों में उसको निकाल दो और a का रख दो, क्योंकि पहला वाला यही a है, ठीक है, तो इसी का एलिमेंट डेफिनेटली आएगा, और दूसरे वाले में b है तो b का ही एलिमेंट इसके अंदर आएगा। आगे क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लेते तो और अच्छे से क्लियर होगा। ओके, ये एक और एग्जांपल है, दो सेट दिए हुए हैं v और b। तो b के एलिमेंट है a, e, i, o, u और b के है a, i, k, u। अब क्वेश्चन पहले ये सॉल्व कर, क्वेश्चन क्या दिया है, v माइनस बी एंड b माइनस बी। तो v माइनस बी करेंगे तो जो v के अंदर कॉमन एलिमेंट आएंगे और जो b के अंदर एलिमेंट सेम रहेंगे उनको निकाल दो, और जो v के अंदर बचा रहेगा वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि पहला यहाँ पर क्या दिया है v, यानी आंसर भी b का आना चाहिए। ये दिया है b तो आंसर b का आना चाहिए। इसको अगर सॉल्व करेंगे पहला क्वेश्चन, जब हम लोग v माइनस बी निकालते हैं, ठीक है, a निकल जाएगा, फिर i निकल जाएगा, o u e है, बाकी u है, u भी निकल जाएगा, k बचा इसके अंदर और इसके अंदर क्या बचा, i, अरे e बचा और o बचा, यानी इसका आंसर बन जाएगा e और o। कॉमन निकालने के बाद जो पहले एलिमेंट में, क्योंकि पहला एलिमेंट v, यहाँ पर क्वेश्चन में v दिया है तो पहला एलिमेंट यही होगा और इसी का ही एलिमेंट इसके अंदर आएगा, पहले सेट का एलिमेंट अंदर आएगा। सेकेंड, जब हमको बोल दिया b माइनस बी, तो अब b माइनस बी उल्टा कर दो, जिसको जिससे मल्टी माइनस कर रहे हो तो जो पहला एलिमेंट जिससे जो माइनस हो रहा है उसी का एलिमेंट अंदर आएगा। b माइनस बी यानी a निकाल दो, i निकाल दो, u निकाल दो, बचा के सिंपल डाल दो के, इसका आंसर आ गया के। ट्रिक ये होती है कि जैसे यहाँ पे v दिया हुआ है v माइनस बी, तो b में से जो भी कॉमन एलिमेंट है, यानी v और b में जो भी कॉमन एलिमेंट है उसको निकाल दो, फिर a v में जो बचा है उसको यहाँ डाल दो, वो आंसर हो गया। सिंपल b में तो b माइनस बी यानी इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, तो इसके अंदर जो कॉमन एलिमेंट आता है उसको निकाल दो, इसमें से जो कॉमन एलिमेंट आता है उसको निकाल दो, और इसके अंदर जो बचा उसको सीधा रख दो, ये हो जाएगा हमारा आंसर। डिफरेंस ऑफ सेट बहुत इजी है। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो डिफरेंस को वेन डायग्राम में कैसे लिखा जाता है, ये दो एग्जांपल मैंने लिख दिए हैं। a माइनस बी करेंगे तो हमको पता है a माइनस बी करेंगे तो जो आंसर आएगा हमारा a का एलिमेंट ही आएगा, ठीक है, a का एलिमेंट जो बचा कुछ एलिमेंट रहता है वही मिलता है, यानी a का एलिमेंट लिख दिया। b माइनस a करेंगे तो जो b का एलिमेंट जो बचा कुछ b का एलिमेंट रहेगा वो हमारा आंसर होगा, तो इस हिसाब से b के सर्कल को पूरा शेड कर देंगे। उसके अलावा लास्ट में हमको एक रिमार्क दिया है, वीडियो वाइंड अप करने से पहले बता दे रहा हूँ, एक रिमार्क दिया है। क्या दिया है रिमार्क हम लोगों को, कि अगर हम लोग a माइनस बी करते हैं, ठीक है, अगर पूरे में a माइनस बी करते हैं तो हमको पता है एलिमेंट हमको a का मिलने वाला है, इसका आंसर हमको a का मिलने वाला है। नेक्स्ट b माइनस a करते हैं तो इसका एलिमेंट हमको किसका मिलेगा, b का ही मिलेगा। और a इंटरसेक्शन b करते हैं तो इनके बीच में जो कॉमन पॉइंट आता है वो मान लो हमको कोई c मिला, ठीक है, कोई c मिलता है, तो a ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, क्योंकि इसका आंसर कुछ और होगा, इसका आंसर कुछ होगा, और इन दोनों को मुकाबले इसका आंसर कुछ और होगा। तो अगर इसका वेन डायग्राम बनाएंगे ना, मान लो इसका वेन डायग्राम भी बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा डिसजॉइंट हो जाएगा, ऐसे इस तरीके से अटैच होगा नहीं, क्योंकि इनके आंसर ही मैच नहीं करेंगे, तो इसको ये क्या हो जाएगा,
डिसजॉइंट हो जाएगा। तो इस लेक्चर में भी सिर्फ इतना ही। आगे के लेक्चर में इससे रिलेटेड हम एक एक्सरसाइज करेंगे 1.4 और फिर यूनियन सेट, इंटरसेक्शन सेट और फिर डिफरेंस ऑफ सेट और वेन डायग्राम में भी उसको रिप्रेजेंट करेंगे।